नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्राइवेट कंपनी में, लिमिटेड और इंटीग्रेटेड कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और एक एक क्वेश्चन का किस तरीका से बारीकी से आपको आंसर देना है, आज मैं आप सभी दोस्तों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इसमें से दोस्तों इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, फोरमैन और सीनियर फोरमैन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर अगर प्रैक्टिकल में इंटरव्यू दिए हैं तो आज जो जो क्वेश्चन के बारे में मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जब दोस्तों आप डिप्लोमा और बीटेक कर लेते हैं और इंटीग्रेटेड कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आप बायोडाटा सेंड करते हैं और उसमें आपका एक्सपीरियंस लिखा हुआ रहता है कि आप कितना साल से काम कर रहे हैं, 5 साल या 10 साल। तो जब आप अप्लाई करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो इसमें 2 टाइप का इंटरव्यू होता है और दोनों टाइप के बारे में ही मैं आप सभी को बताऊंगा। जब आप बीटेक या डिप्लोमा कर लेते हैं और इसके साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो एक एग्जाम यानी कि जो आपका एक रिटन एग्जाम होता है ये आपका 100 नंबर का होता है और इसमें टाइम रहता है 1 घंटा 20 मिनट का, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आपके पास टाइम है। 100 गो क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ता है रिटन एग्जाम में। इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि जो आप बीटेक और डिप्लोमा में पढ़ाई किए हैं और इसके साथ कुछ कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। और अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम किए हैं और बारीकी से हर एक एक चीज का नॉलेज बनाए हैं तो आपको आंसर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है उसी का बगल में ही इसका आंसर भी दिया हुआ रहता है। आपको सिर्फ टिक मार्क करके आंसर देना है कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो जिस टाइम आप बीटेक और डिप्लोमा का पढ़ाई किए थे देखिएगा उसी से ही आपका क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं यानी कि 65% हो या 75% या 95%, रिटन एग्जाम देने के बाद आपका नंबर आ जाता है। जितना ज्यादा नंबर आएगा उतना जल्दी आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अब जो इंटरव्यू होगा फेस टू फेस होगा। जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा तो उस टाइम देखिएगा आपसे पूछता है कि आप कितना साल से काम कर रहे हैं, 5 साल या 10 साल। अगर आप 10 साल से बता रहे हैं तो 10 साल टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप 5 साल से काम कर रहे हैं तो 5 साल जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जितना सारा इंटीग्रेटेड कंपनी होता है और यहाँ का जो इंटरव्यू होता है, एक बार अगर आप अच्छा से नॉलेज बना के इंटरव्यू दीजिएगा तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि कितना अच्छा तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो जिसको तो आंसर पता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और जिसको आंसर पता नहीं है तो वो यही सोचता है यहाँ पर क्या उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। जब आप प्रैक्टिकल में कंपनी के अंदर में जाके इंटरव्यू देते हैं तो देखिएगा वही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन रहता है। और अभी जो आपका 2024 चल रहा है तो बहुत सा कंपनी में जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको रिटन एग्जाम जरूर देना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं यानी कि पावर प्लांट, रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल, एसएमएस, डीआरआई किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज अच्छा से सोच लेना है कि जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो यहाँ पे हमसे जो जो क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा टोटली आपका बेसिक नॉलेज के ही बारे में पूछेगा। तो जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड का बेसिक नॉलेज जो है वो आपको बेटर तरीके से बना लेना है।
अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो पावर प्लांट का अच्छा नॉलेज बना लेना है। अगर एसएमएस में काम कर रहे हैं तो एसएमएस का बेसिक नॉलेज अच्छा तरीके से बना लेना है। वो भी मैं बताऊंगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तभी क्या होगा, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं आपको समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर लेते हैं, काम करने के बाद जब आप इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, फोरमैन, सीनियर फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो आपका देखिएगा एसीबी से ही स्टार्ट होता है। यानी कि जब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तो एसीबी से ही देखिएगा स्टार्ट करता है और फर्स्ट क्वेश्चन को ही सुन के आपको समझ लेना है कि आगे हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। एसीबी को एयर सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं और एयर सर्किट बोलने का कारण क्या है, तो इसके ऊपर देखिएगा मैं वीडियो बना के भी आप सभी दोस्तों को समझाया हूं। अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो आपको लिखना है एयर सर्किट ब्रेकर टेक्नीशियन तपन, तुरंत आपके सामने में मेरा वीडियो आ जाएगा। इसके बाद एसीबी में कौन कौन सा कॉइल होता है और जो आपका एसीबी में अंडर वोल्ट कॉइल रहता है, क्लोजिंग कॉइल रहता है, शांट कॉइल रहता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि काम किस तरह से करता है, इसका नॉलेज आपको बहुत बेटर तरीके से बना के रखना है। अगर एसीबी का आर्क चूट के बारे में पूछेगा तो ये भी आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके समझाना है। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर में जो क्वेश्चन आ जाता है वो आता है वीसीपी। वीसीपी को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं, वही सेम टू सेम। और वीसीपी में जो आपका इंटरप्टर रहता है ये किस तरह से काम करता है। इसके बाद वीसीपी में जो आपका रिले रहता है यानी कि अंडर वोल्ट रिले और 8 वोल्ट रिले, ओवर करंट का रिले, इसका सेटिंग किस तरह से करते हैं और किस तरह से करना चाहिए। खास करके जो आपका ओवर करंट और 8 वोल्ट रिले है और न्यूमेरिकल रिले है इसके बारे में आपको अच्छा से नॉलेज बना के रखना है, तभी आप अच्छा तरीका से आंसर दे पाइएगा। जो आपका ट्रांसफार्मर है यानी कि ये जो हम एक ड्राइंग बना के रखे हैं यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है, तो जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एसएमएस में काम कर रहे हैं, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है स्टील मेल्टिंग शॉप। तो यहाँ पे जो आपका एसएफसी पैनल है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, तो इसके लिए जो आपका ट्रांसफार्मर है वो कितना एमवीए का है। यानी कि एक फॉर एग्जांपल ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये 12 एमवीए का ट्रांसफार्मर है, तो 12 एमवीए का जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी साइड में कितना एम्पियर होगा और जो सेकेंडरी साइड है इसमें कितना एम्पियर होगा, इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है। और इस जगह में अगर आपसे एसएफसी पैनल से नहीं पूछा है, अगर जो आपका ईओटी क्रेन है, अगर आप ईओटी क्रेन का नॉलेज के बारे में बताए हैं, तो जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का एम्पियर किस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो देखिएगा इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप प्रैक्टिकल में इंटरव्यू दिए हैं तो जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जब ये जो आपका ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी साइड में जो आपका डेल्टा का कनेक्शन दिया हुआ रहता है और इसका जो सेकेंडरी साइड है इस पे भी डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ रहता है। बहुत सा जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी साइड में आपका डेल्टा कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड में आपका स्टार कनेक्शन है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में एसएफसी पैनल में काम कीजिएगा तो आपको बहुत सा टाइप का ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन है, सेकेंडरी साइड में स्टार डेल्टा कनेक्शन है। ये किसमें होता है, जो आपका ड्यूअल कन्वर्टर रहता है। इसके बाद जो आपका 4 कन्वर्टर का रहता है तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चारों डेल्टा कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो 3 गो डेल्टा 1 गो स्टार कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको जो बेसिक नॉलेज है वो बेटर तरीके से बना के रखना है। अगर आप एसएमएस में काम कर रहे हैं तो एसएमएस में जो आपका एसएफसी पैनल है, एसएफसी पैनल का भी बेसिक नॉलेज बना के रखना है। यानी कि अगर आपको एसएफसी पैनल का एसएलडी बनाने के लिए बोलेगा
या प्लांट में पावर किस तरह से काम करता है, इसका एसएलडी बनाने के लिए बोलेगा। यानी कि जो आपका एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम, इसके बारे पे भी आपको बेटर तरीका से नॉलेज बना के रखना है। नहीं तो जब आप एक सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस जगह में इंटरव्यू का टेबल में आप आंसर नहीं दे पाइएगा। और ये मैं एक एग्जाम्पल दे दे के आप सभी को समझा रहा हूं। तो यहाँ पे और भी है, लाइन सिटी, प्रोटेक्शन सिटी, एसीआर जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये किस तरह से काम करता है। अगर आप बीटेक डिप्लोमा किए हैं तो J1, J2, J3 जो 3 गो जंक्शन है, ये किस तरह से काम करता है। इसके बाद जो आ जाता है बेसिक के ऊपर कि जो आपका ईओटी क्रेन में स्लीवरिंग मोटर रहता है, तो आखिर स्लीवरिंग मोटर का उपयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, करने का कारण क्या है। जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स किस तरह से काम करता है। तो देखिएगा, जितना भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, हर एक एक का वीडियो ऑलरेडी हम YouTube में अपलोड करके रखे हैं। अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो आपको ज्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीधा आपको लिख देना है रेजिस्टेंस बॉक्स टेक्नीशियन तपन, ईओटी क्रेन टेक्नीशियन तपन। देखिएगा, जो टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, जितना भी मैं क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं, हर क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने में आ जाएगा। जो आपका VCP है, तो इस जगह में और एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका SF6 यानी कि जो और एक होता है GCB यानी कि गैस सर्किट ब्रेकर, तो ये किस तरह से काम करता है। आखिर जो हाई वोल्टेज होता है यानी कि 132 kV, इसमें क्यों GCB का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या उपयोग क्यों करते हैं, SF6 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, या इसका उपयोग क्यों करते हैं। इसी टाइप से ही देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जब 5 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस दिखाइएगा तब, और आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए जो 6 गो पोस्ट है, मैं वीडियो का शुरू में ही आप सभी को बता दिया हूं। जब ईओटी क्रेन से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि ईओटी क्रेन का मेंटेनेंस आप किस तरह से करवाते हैं या किस तरह से करवाना चाहिए, किस तरह से होता है। इस जगह में PI/PM आपको बताना है। PI मतलब फिजिकली इंस्पेक्शन होता है, PM मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। अगर आप प्रैक्टिकल में करवाते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ईओटी क्रेन में जो आपका एंटी कोलिजन डिवाइस है, ग्रेविटी लिमिट स्विच है, रोटरी लिमिट स्विच है और लीवर टाइप लिमिट स्विच है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाना है। जितना भी इंटीग्रेटेड प्लांट होता है, पहले सेफ्टी देखता है, उसके बाद काम। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको सेफ्टी लेना है। पहले सेफ्टी, उसके बाद काम। इसके बाद जो आ जाता है आपका बेसिक के ऊपर कि जो आपका ईओटी क्रेन है, इसमें जो आपका मेन होस्ट का मोटर रहता है या मेन होस्ट का पैनल रहता है, जिसमें आपका रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो कंट्रोल वायरिंग है, इसका डायग्राम बना के समझाइए। चाहे आपका मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेबल, क्रॉस ट्रेबल, किसी का एक का आपको बता सकता है। इसके साथ जो आपका मैग्नेट पैनल है, इसका डायग्राम बनाने के लिए बोल सकता है। तो इस जगह में दोस्तों मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। चाहे आपका पावर प्लांट हो, रोलिंग मिल हो, ब्लॉक मिल हो, HSM हो या SMS डिपार्ट हो, हर जगह अभी के डेट में आपको ईओटी क्रेन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका PLC सिस्टम है, तो PLC का भी बेसिक नॉलेज आपको अच्छा से बना के रखना है। एनालॉग इनपुट क्या होता है, डिजिटल इनपुट क्या होता है, डिजिटल आउटपुट क्या होता है, एक अगर PNP सेंसर है तो इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे। अगर आपसे पूछेगा तो देखिएगा, इसका भी वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी समझाया हूं, तो आपको जवाब देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर बहुत ही ज्यादा यानी कि जब आप आंसर दीजिएगा बहुत ज्यादा अगर बोलिएगा, तब आपको दिक्कत है।
आपका जितना जरूरत है उतना ही आपको बोलना है। अगर प्रॉपर तरीका से आंसर मालूम है तो आपको बोलना है, अगर प्रॉपर तरीका से आंसर मालूम नहीं है तो सीधा बोल देना है हमको मालूम नहीं है। यानी कि कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद जो आपका सेफ्टी है, यानी कि एक आपका ऑयलर है, एक आपका डीएमपीआर है। तो ऑयलर का काम क्या है, यानी कि जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना के समझाया हूं कि जब आप एक ओवरलोड रिले को देखिएगा या ओवरलोड रिले के बारे में नॉलेज बनाइएगा तो किस तरीका से नॉलेज आपको बनाना है। ओवरलोड रिले में जो आपका कंपनी चाहे सीमेंस का हो या कोई अदर कंपनी का हो, तो देखिएगा क्या बताता है कि इसमें ओवरलोड का सेफ्टी मिलेगा, शॉर्ट सर्किट का मिलेगा, सिंगल फेज का मिलेगा, लेकिन सिर्फ ओवरलोड छोड़ के और किसी का भी सेफ्टी आपका नहीं मिलता है प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में अगर आप जो मैं बता रहा हूं कि सिर्फ ओवरलोड का ही सेफ्टी मिलता है बाकी और किसी का नहीं मिलता है, इसका भी एक्सप्लेन करके वीडियो बना के समझाया हूं। और ऑयलर के बारे में किस तरह से समझाया हूं ना, एक जो आपका ऑयलर है, जब एक मोटर को आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ऑयलर से एक वायर खोल दीजिएगा तो उस टाइम मोटर को स्टार्ट कीजिएगा तो उस टाइम सिंगल फेज का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन रनिंग कंडीशन में कभी भी ऑयलर आपका सिंगल फेज का प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। जब तक आपका ट्रिप होता है तब तक देखिएगा मोटर सिंगल फेज में जल जाता है। शॉर्ट सर्किट जब अगर होगा आउटपुट में, यानी कि या मोटर टर्मिनल में शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑयलर का जो एक पोल है वो आपका डैमेज हो जाता है। और जो आपका ओवरलोड है, जितना एम्पियर में आप सेट करके रखिएगा उससे ज्यादा होगा तो आपका ऑयलर ट्रिप हो जाएगा। तो घुमा फिरा के जब आप मिला के देखिएगा तो एक ही प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है ओवरलोड का। इसके बाद और अपडेट वर्जन है डीएमपीआर, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। अगर डीएमपीआर आप सर्किट में लगा के रखते हैं, चाहे आपका डॉल कनेक्शन हो, स्टार डेल्टा हो या आर डॉल हो, कोई भी, या सॉफ्ट स्टार्टर हो, डीएमपीआर में आपको हर चीज का सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है, चाहे वो सिंगल फेज का हो या आपका शॉर्ट सर्किट का हो। या क्या होता है कि जब आप एक डीएमपीआर यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है तो इसमें एक सेटिंग करना पड़ता है कि कितना एम्पियर में आपको ट्रिप कराना है। और प्रैक्टिकल में डीएमपीआर का भी वीडियो बना के आप सभी को समझाया हो। जितना ज्यादा आंसर देंगे उतना लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं छोटा छोटा करके आप सभी को बता रहा हूं। और ये मैं जितना सारा क्वेश्चन बताया हूं, ये जो क्वेश्चन है जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू दीजिएगा तभी आपसे पूछेगा, और जब आप रिटन एग्जाम दीजिएगा तो इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहता है, उसका भी आंसर जो है वो प्रॉपर तरीका से देना है। जो आपका ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप है इसके बारे में पूछेगा तो बेटर तरीका से आपको समझाना है। आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।